नमस्कार दोस्तों, मम्मी इंस्पायर्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। 75 वर्षीय सविता देवी शाम को पानी लेने अपने कमरे से बाहर निकली। दिन ढल चुका था, तभी एक आवाज़ उनके कानों से टकराई और दिल की धड़कन जैसे थम सी गई। चेहरा भाव शून्य हो गया। जैसे जैसे वो पास के कमरे से आती आवाज़ें सुनती जा रही थी, वैसे ही उनके होश फाख्ता होते जा रहे थे। ऐसा लगा जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा कानों में डाल दिया हो। पानी की प्यास कब गायब हो गई उन्हें याद नहीं। उनके भारी कदम अनायास ही वापस उनके कमरे की ओर मुड़ गए। उनकी आंखें पत्थर सी जड़ थी, पर उनमें एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। क्या हुआ सविता? पानी लेने गई थी ना, वापस बिना लाए क्यों आ गई? उनके पति गणेश लाल जी ने पूछा। लेकिन सविता देवी चुप रही, बिस्तर पर बैठ गई, बिल्कुल बेजान। उनकी खामोशी असहज कर देने वाली थी। अरे सविता, बात क्या है? तबीयत ठीक है ना? गणेश लाल जी अब चिंतित हो उठे। सविता जी बिल्कुल खामोश थी, बस आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। कुछ पल बीते, फिर उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, मुझे नहीं जाना उस बूचड़ खाने में। गणेश लाल जी सकेते में आ गए थे। यह तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो। किस बूचड़ खाने की बात कर रही हो? और हम क्यों जाएंगे वहाँ? सविता देवी ने सिर उठाया। उनकी आंखें लाल थी, जैसे सारी दुनिया का दर्द उनमें समा गया हो। कांपते होठों से उन्होंने कहा, साधना, वो साधना फ़ोन पर बात कर रही थी किसी के साथ। मैंने सब सुन लिया। कहते हुए सविता जी ने सारी बात बताई। दरअसल पास वाला कमरा सविता जी और गणेश लाल जी के बड़े बेटे बहू साधना और विक्रम का था। विक्रम उस समय घर पर नहीं था और साधना अपनी सहेली रिया से बातें कर रही थी। उसकी आवाज़ हल्की थी, पर घर में सन्नाटा होने के कारण बाहर तक सुनाई दे रही थी। यार रिया, तुझसे क्या छिपाऊं? दिन भर खप जाती हूँ। सुबह से लेकर शाम तक एक पल की फुर्सत नहीं। पूरा दिन भाग दौड़ में निकल जाता है। बच्चों के काम, स्कूल, ट्यूशन, घर का काम और ढेर सारी जिम्मेदारियाँ। बाहर निकलने की फुर्सत किसे है? और अब तो माँ बाबूजी की तबीयत भी रोज़ बिगड़ती जा रही है। दूसरी तरफ से रिया की आवाज़ आई, हाँ समझती हूँ मैं साधना, लेकिन तेरे तो देवर देवरानी भी है ना। क्या वह लोग कुछ नहीं करते? आखिर माता पिता तो उनके भी है। साधना ने एक ठंडी सांस ली। अरे कहाँ यार, वह लोग तो बिल्कुल कन्नी काट गए हैं। अमर और अनीता उन्हें रखना तो दूर, मिलने तक भी नहीं आते। जब भी बात होती है, कोई ना कोई बहाना। मैं तो अब थक गई हूँ। इतने सालों से हम ही सब देख रहे हैं, उनका क्या कोई फ़र्ज़ नहीं? रिया ने तुरंत जवाब दिया, यह तो बहुत गलत बात है साधना। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। मेरे सास ससुर को तीनों भाई बराबर रखते हैं। 4-4 महीने किसी को बोझ भी नहीं लगता। सबकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। साधना चुप हो गई। कुछ पल के बाद उसने कहा, हाँ तेरा आइडिया तो अच्छा है, सही कह रही है तू। वैसे भी अब तो महंगाई भी इतनी हो गई है कि बचत तो दूर, खर्च निकालना भी मुश्किल होने लगा है। तो फिर बात करना अपने पति से। विक्रम समझदार है, मान जाएगा। यह जिम्मेदारी दोनों बेटों की है, अकेली तुम्हारी क्यों? साधना ने गहरी सांस ली। ठीक कहती है तू, आज रात को ही बात करूंगी उनसे। आखिर छोटे बेटे बहू का भी कुछ फर्ज है या नहीं? जब सविता जी ने यह सारी बात अपने पति गणेश लाल जी को बताई, तो उनके मन में गुस्सा, दुख और हैरानी एक साथ पनप उठे। क्या साधना ने ऐसा कहा? मेरी बहू, मेरी बेटी जैसी साधना ने? दिल धक से रह गया। गणेश लाल जी का यह वही बहू थी जो हर सुबह उनके लिए गर्म पानी लाकर देती थी, घुटनों पर तेल की मालिश कर देती थी, सासू माँ के लिए स्पेशल अदरक वाली चाय बनाकर देती थी, और ससुर जी की ज़रूरत के हिसाब से बिना मिर्च मसाले का खाना। आज वही बहू उन्हें जिम्मेदारी और बोझ के तराजू पर तोल रही थी। सविता देवी कुछ नहीं बोली। वो ऐसी ही थी,
थोड़ा कम बोलती थी, लेकिन जो महसूस करती थी उसे चुपचाप अपनी डायरी के पन्नों पर उतार देती थी। वह पन्ने सालों से उनके मन की आवाज़ बनते जा रहे थे। वह बिस्तर पर बैठी फिर काफ़ी देर तक कुछ लिखती रही। अगली सुबह हुई तो घर में रोज़ की तरह हलचल शुरू हो गई। लेकिन हर रोज़ सुबह 5 बजे उठने वाली सविता देवी जी की आंखें आज 7 बजे भी वो उन्नीदी सी थी। रात भर उनके मन में चल रही बातों ने नींद को नज़दीक आने ही नहीं दिया था। किचन से छन छन की आवाज़ें आ रही थी, गैस की सीटी, चाय की खुशबू और विक्रम और साधना की बातें और बच्चों की वही रोज़ की तकरार। देव अपने कमरे से बाहर निकला और ऊंची आवाज़ में बोला, मम्मी, यह सिया की बच्ची मुझे पढ़ाई में डिस्टर्ब करती है। खुद तो पढ़ती नहीं, बस मुझे परेशान करती रहती है। सिया तुरंत पीछे से आ धमकी, मम्मी, झूठ बोल रहा है यह। मेरे बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, मुझे ही चैन से पढ़ने नहीं देता। दोनों भाई बहन की बातों में गर्मी बढ़ने लगी थी। साधना ने बीच में ही टोकते हुए कहा, बस करो तुम दोनों, सुबह सुबह शुरू हो जाते हो। यह घर है, कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं। फिर वह विक्रम की तरफ मुड़ी जो अखबार पढ़ रहा था। सुनिए, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। विक्रम ने अखबार नीचे रखा। क्या हुआ? साधना ने कहा, मैं सोच रही थी क्यों ना माँ बाबूजी को अमर और अनीता के पास भेज दें। विक्रम एक पल के लिए चुप रह गया, फिर आंखें उसकी ओर उठाई। क्या? साधना ने कहा, अब देखिए ना, 3 कमरों का घर है, बच्चों की पढ़ाई बढ़ रही है। देव और सिया दोनों को अब अलग अलग कमरा चाहिए। माँ बाबूजी को वहाँ भेज देंगे तो घर भी थोड़ा खुला लगेगा और बच्चों को भी स्पेस मिल जाएगा। सिया की तो बोर्ड की परीक्षा है। विक्रम का चेहरा एक पल में सख्त हो गया। साधना, कैसी बातें कर रही हो तुम? साधना झल्ला गई। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। इतने साल हो गए, कभी अमर ने कहा कि माँ बाबूजी को उसके पास भेज दो। 2 साल पहले दोनों एक बार गए थे उनके घर। 1 महीना भी नहीं रख पाए थे वह लोग। 1 महीने से पहले ही वापस भेज दिया था इन्हें। विक्रम अब उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ में थोड़ा गुस्सा था। मेरी बात कान खोल कर सुन लो साधना, मैं माँ बाबूजी को कहीं नहीं भेजने वाला। तुम नाश्ता बनाओ, मैं नहाकर आता हूँ। साधना कुछ पल खड़ी रही, जैसे उम्मीद अभी बाकी हो, लेकिन वह नहाने चला गया था। उसके जाते ही साधना ने थाली जोर से सिंक में पटक डाली। बच्चों की बहस अब थम चुकी थी। कुछ देर बाद देव अपने कॉलेज के लिए निकल गया और सिया स्कूल की वैन में चढ़ गई। साधना चुपचाप रसोई में नाश्ते की प्लेट रख रही थी। विक्रम ने नाश्ता किया, लेकिन दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी पसरी रही। विक्रम ने साधना से सुबह की बहस का कोई जिक्र नहीं किया, पर साधना का चेहरा साफ बता रहा था कि बात वहीं अटकी हुई है और वह अब कोई समझौता नहीं करने वाली। उसका मन उखड़ा हुआ था। विक्रम आखिर मेरी बात समझते क्यों नहीं? क्यों हर बार वही बात दोहराते हैं? मन ही मन वो बड़बड़ाती जा रही थी। देवर का अच्छा खासा बिजनेस है, खुद की गाड़ी, बड़ा घर, नौकर भी है, फिर भी माँ बाबूजी सिर्फ हमारे ही सिर क्यों? वह सोचती रही, अगर वह रख लें तो हमें भी थोड़ी राहत मिल जाए। लेकिन नहीं, विक्रम को तो आदर्श बेटे का सर्टिफिकेट चाहिए ना। रात हुई, घर में सामान्य चहल पहल लौट आई थी। विक्रम ऑफिस से लौटा तो साधना ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे 10,000 रुपये चाहिए। विक्रम चौंका, इतने पैसे? किस लिए? मेरी चचेरी बहन सीमा की शादी है अगले महीने, भूल गए क्या? बच्चों के लिए कपड़े लाने हैं, खुद के लिए भी कुछ लेना है। घर वालों की नज़रों में भी तो कुछ इज्जत रखनी है ना, साधना ने कहा। लेकिन विक्रम परेशान हो गया। साधना, तुम तो जानती ही हो, महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं, अभी एक दिन निकालना भी मुश्किल है। माँ की दवाइयाँ परसों लाया था और बाबूजी को 1-2 दिन में हड्डियों के डॉक्टर के पास ले जाना है। अभी तो यह सब देख लें, फिर शादी के खर्चों की बात करेंगे। साधना का चेहरा तमतमा उठा। बस यही सुनना बाकी था। तुम्हें तो माँ बाबूजी के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। हम तो जैसे तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं।
कितनी बार कहा, अगर उन्हें अमर के पास भेज दोगे तो सारी परेशानी हल हो जाएगी। उनके पास पैसे की कमी थोड़ी है, थोड़ा सा खर्च कर देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। हमारे तो अपने खर्चे भी नहीं निकलते। सिया की फीस, देव की पढ़ाई, आगे तो यह सब और बढ़ेगा। एक काम करो ना, अगर नौकरी से गुजारा नहीं होता तो कोई बिजनेस शुरू कर लो। तो विक्रम ने कहा, बिजनेस चलाना आसान नहीं है साधना। जितने पैसे आ रहे हैं उनसे भी हाथ धो बैठेंगे, और क्या पता 1-2 महीनों में प्रमोशन मिल जाए, फिर सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। हाँ हाँ, मिल गया तुम्हें प्रमोशन और हो गई हमारी तकलीफ़ें दूर। पिछले 3 सालों से यही सब सुनती आ रही हूँ। तभी सिया कमरे में आई। पापा, कल मुझे कंप्यूटर कोर्स की फ़ीस जमा करवानी है। पहले ही 1 महीना लेट हो गया। प्लीज़ अब तो करवा दो। विक्रम ने सिर पकड़ लिया। अरे सिया, कहाँ से लाऊं इतने पैसे? घर के खर्चे में ही सब निकल जाता है। माँ बाबूजी की दवाइयाँ, डॉक्टर, अब तुम्हारी फीस भी। मैं तो एक ही आदमी हूँ, कितना संभालूं? सिया का चेहरा उतर गया। साधना का गुस्सा अब उफान पर था। हाँ, बस यही करो, माँ बाबूजी का रोना रोते रहो। हम तो जैसे तुम्हारे कुछ लगते ही नहीं। अगर उन्हें अमर के पास भेज दो तो आधा बोझ खुद ब खुद हल्का हो जाएगा। विक्रम ने गुस्से में देखा। साधना, यह कोई तरीका है बात करने का? तो क्या करूं? साधना बोली। हर बार एक ही कहानी, माँ के लिए दवा, बाबूजी के लिए डॉक्टर, और हमारी ज़रूरतें, बच्चों की पढ़ाई। मेरी भी तो कोई ज़िंदगी है। विक्रम, क्या मैं सिर्फ सेवा के लिए बनी हूँ? विक्रम चुप हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। साधना की बातें उसके मन में चुभ रही थी। सच तो है, वो मन ही मन सोचने लगा, मैं भी कितना खींचूं घर का खर्चा, मेरे ही कंधों पर तो है। अमर तो जैसे सब भूल ही गया है। क्या वो इतना बेपरवाह हो गया है कि अपने माँ बाप भी नहीं दिखते? उसका दिल भारी हो चला। अगली सुबह का उजाला घर में फैल चुका था, लेकिन विक्रम के मन में अब भी रात की उलझनें बरकरार थी। कुछ सोचकर विक्रम ने जेब से फ़ोन निकाला और अमर का नंबर डायल किया। फ़ोन की घंटी बजी। 1 बार, 2 बार, और फिर अमर की आवाज़ आई। हाँ भैया, सब ठीक है? विक्रम ने जबरन हल्की मुस्कान चेहरे पर ओढ़ी। सब ठीक है। अमर, तुम बताओ कैसे चल रहा है कामकाज? बस भैया, वही भाग दौड़। आजकल थोड़ा और बिजी हूँ, एक प्रोजेक्ट हाथ में है। अच्छा अच्छा। विक्रम कुछ पल चुप रहा और फिर बात को मोड़ा। अमर, दरअसल माँ बाबूजी की बात करनी थी। साधना पास में खड़ी थी, चाय का प्याला थामे, हर सबको ध्यान से सुन रही थी, लेकिन फ़ोन के दूसरी तरफ चुप्पी छा गई थी। फिर विक्रम ने स्वर को सामान्य रखते हुए कहा, माँ कई बार तुम्हारा नाम लेती रहती है। बाबूजी भी कहते रहते हैं कि अमर की आवाज़ सुने कितने दिन हो गए हैं। और देखो ना, साधना के मायके में शादी भी है, हमें जाना पड़ेगा। ऐसे में अगर तुम उन्हें अपने पास रख लो तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। तुम्हारा घर भी बड़ा है, खुला है, तो थोड़ा बदलाव भी हो जाएगा उनके लिए। अमर ने बात सुनी पर जवाब थोड़ा सोचकर दिया। भैया देखो, मैं तो बिल्कुल मना नहीं कर रहा, लेकिन बात यह है कि हमारा नौकर राजू गांव गया हुआ है। अकेले अनीता से तो देखभाल नहीं हो पाएगी। माँ बाबूजी की दवा, खाना पीना, सब कुछ टाइम पर चाहिए होता है। विक्रम ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अमर ने बात पूरी की। बस 3-4 दिन की बात है भैया। राजू जब गांव से वापस आ जाएगा तब आप माँ बाबूजी को हमारे घर लेकर आ जाना। मैं उन्हें लेने नहीं आ पाऊँगा भैया, बिजनेस में इतना टाइम ही नहीं मिल रहा। तो ठीक है, मुझे बता देना, मैं छोड़ जाऊँगा माँ बाबूजी को। हाँ भैया, वही ठीक रहेगा। फिर मैं निकलता हूँ, एक क्लाइंट का कॉल है। और फ़ोन कट गया। फ़ोन कटते ही साधना कमरे में आई। चेहरे पर एक संतुष्टि थी, जैसे कोई इंतज़ार खत्म हुआ हो। क्या कहा अमर ने? उसने कहा, अभी नौकर नहीं है उनके पास, 3-4 दिन में आ जाएगा तो मैं उन्हें छोड़ आऊँगा। विक्रम ने जवाब दिया। साधना के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। देखा, मैंने कहा था ना,
अमर मान जाएगा। उधर सिया और देव पास के कमरे में बैठे सुन रहे थे। देव ने हवा में हाथ उछालते हुए कहा, यस, अब मिलेगा मुझे पूरा कमरा। सिया ने हंसते हुए उसका मुंह दबाया। चुप कर पागल, कोई सुन लेगा। फिर रुककर सिया ने दीवार पर टिके अपने टाइम टेबल की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, अब तो मैं अच्छे से पढ़ पाऊंगी। दादू दादी के जाने के बाद शांति से पूरा ध्यान लगा पाऊंगी पढ़ाई में। और जब तक वह वापस आएंगे तब तक मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स भी समाप्त हो चुके होंगे। देव बेफिक्री से हंसा। और अब ना कोई टीवी कम आवाज़ में देखने की पाबंदी, ना कोई जल्दी सोने का झंझट। दोनों बच्चे हंसते बतियाते कमरे से बाहर निकले। तभी एकाएक उनकी माँ साधना की आवाज़ उनके कानों से टकराई। वो विक्रम से बात कर रही थी, जब तुम माँ बाबूजी को अमर के घर छोड़कर आओगे तो दोबारा उन्हें वापस लाने का नाम मत लेना। इतने साल हमने उनकी जिम्मेदारी उठाई है और अब बारी उनकी है। अमर और अनीता को ही उन्हें वहाँ रखने देना। सिया और देव ठिठक गए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे कोई बिजली का झटका लगा हो। हमेशा के लिए? दादू दादी हमेशा के लिए वहाँ रहेंगे? देव ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें हैरानी से फैली थी। सिया का चेहरा भी मुरझा गया। लेकिन दादू दादी को तो वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उनका मन नहीं लगेगा वहाँ। मुझे याद है पिछली बार वह जब गए थे तो मुझसे कहा था कि दिल घबरा जाता है, वहाँ सब कुछ अजनबी लगता है। अब दोनों बच्चों के चेहरे की चमक कहीं गायब हो चुकी थी। दादू दादी के बारे में सोचकर उनका दिल बैठा जा रहा था। उधर विक्रम माँ बाबूजी के कमरे की ओर बढ़ा। उसके मन पर जैसे कोई भारी पत्थर रखा महसूस हो रहा था। उसे पता था कि यह बात माँ बाबूजी को चुभेगी, लेकिन वह भी मजबूर था। अंदर से सविता देवी की खांसने की आवाज़ आ रही थी। उसने दरवाज़ा खटखटाया। गणेश लाल जी बोले, आजा बेटा, दरवाज़ा खुला है। विक्रम ने कमरे में दाखिल होते ही रोज़ की तरह मुस्कुराने की कोशिश की। पहले कुछ औपचारिक बातें की। माँ, तबीयत कैसी है? दवाइयाँ समय पर ली है ना? सविता देवी ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ बेटा, सब ठीक है। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। उसका गला सूख रहा था, लेकिन बात को टालना अब मुमकिन नहीं था। माँ बाबूजी, मैं अमर से बात कर रहा था। वह चाहता है कि आप दोनों कुछ दिन उसके साथ रहें। मैंने कहा कि ठीक है, 2-3 दिन में आपको वहाँ छोड़ आऊँगा। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे वक्त कुछ पल को वहीं रुक गया हो। गणेश लाल जी ने चश्मा उतारा और उसे साफ करते हुए पूछा, तो कितने दिनों के लिए भेज रहे हो बेटा? विक्रम ने नज़रें चुराते हुए कहा, 2-3 दिन में छोड़ आऊँगा, फिर जैसे वक्त रहेगा वैसे देखेंगे। सविता देवी कुछ बोलना चाहती थी, मगर गले में अटक गया। आंखों में पानी भर आया, लेकिन उन्होंने झट से आंचल से पोंछ लिया। ठीक है बेटा, उन्होंने बस इतना ही कहा। विक्रम ने जबरन एक फीकी मुस्कान ओढ़ी और बोला, आप लोग चिंता मत करो, अमर के घर आराम रहेगा और नौकर भी है वहाँ। लेकिन दोनों बुजुर्ग चुप थे। विक्रम को उनकी खामोशी असहज कर रही थी। आखिरकार वह उठा और धीरे से बोला, मैं थोड़ा काम निपटा लूँ, फिर आता हूँ, और कमरे से बाहर निकल गया। सविता देवी और गणेश लाल जी के मन में तूफान था, लेकिन चेहरा बिल्कुल शांत। शायद यही उम्र का हुनर होता है। भीतर बेशक सब जलकर राख हो जाए, पर चेहरे की खामोशी से आभास तक नहीं होता। वह बस कुछ देर उस जगह को देखते रहे जहाँ दीवार पर एक तस्वीर टंगी थी, एक पुरानी पारिवारिक फोटो। दोनों बेटे मुस्कुराते हुए दाएं बाएं खड़े थे। दोनों बहुएं एक दूसरे से सटी खड़ी थी और वह दोनों बुजुर्ग बीच में। अब वही तस्वीर उन्हें अजनबी लग रही थी। थोड़ी देर बाद गणेश लाल जी ने धीमे स्वर में कहा, सविता, गलती किसी की नहीं है। शायद वक्त ही ऐसा आ गया है। बच्चों की भी अपनी मजबूरी है। उसी शाम साधना ने माँ बाबूजी की पसंद का खाना बनाया। सविता देवी को पसंद थी मूंग की दाल और बाजरे की रोटी।
और गणेश लाल जी के लिए आलू गोभी की सूखी सब्जी और खीर। वैसे तो साधना हमेशा उनकी पसंद का ख्याल रखती थी, लेकिन आज उसका ध्यान कुछ ज़्यादा ही था। शायद मन ही मन उसे लग रहा था कि अमर के घर जाने के बाद उन्हें यह सब शायद ना मिले। साधना का स्वभाव बुरा नहीं था, लेकिन वक्त और परिस्थितियों ने उसे थोड़ा स्वार्थी बना दिया था। अनीता के स्वभाव से भी वह काफ़ी हद तक वाकिफ थी, इसलिए साधना ने सोचा कि जब तक वह दोनों यहाँ हैं उनकी पसंद का ही बनाएगी। जब सविता देवी और गणेश लाल जी खाना खाने बैठे तो उनकी पसंदीदा चीज़ें देखकर उनके मन में एक अजीब सा विचार कौंधा, जैसे बकरे को हलाल करने से पहले उसे अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है। क्या हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है? गणेश लाल जी ने खाना देखा और पूछ बैठे, साधना बेटी, इतना कुछ क्यों बनाया? साधना ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बस बाबूजी, मन हुआ। आप खाइए ना, मैंने आपके लिए खास बनाया है। लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सा अपराध बोध था जो वह छिपाने की कोशिश कर रही थी। अगले 2 दिन जैसे हवा के झोंके में उड़ गए। साधना ने माँ बाबूजी का सामान पैक करना शुरू कर दिया। आखिरकार वह दिन आ गया जब सविता देवी और गणेश लाल जी को अपने छोटे बेटे अमर के घर जाना था। सुबह की धूप आंगन में पसरी थी। घर के भीतर हलचल थी। आंगन के एक कोने में माँ बाबूजी के बैग रख दिए गए थे। बस थोड़ा सा सामान बाकी था जो साधना अभी उनके कमरे से लाने वाली थी। टैक्सी थोड़ी ही देर में आने वाली थी। विक्रम ने टैक्सी वाले को फ़ोन लगाया, लेकिन वह बोला, भाई साहब, अभी थोड़ी देर लग जाएगी। टैक्सी रास्ते में ख़राब हो गई थी, रिपेयर करवा रहा हूँ। आंगन में आकर बैठे सविता देवी और गणेश लाल जी की आंखें बार बार उनके बेटे की ओर देख रही थी। शायद इंतज़ार कर रही थी किसी और फैसले का। इधर सिया फिर एक बार अपनी माँ के पास आकर गिड़गिड़ाई, मम्मी, मेरी कोचिंग सेंटर की फ़ीस, प्लीज़ कुछ कीजिए ना। साधना ने अपनी बेटी को देखा, आंखें भर आई। बेटा, अभी टाइम नहीं है, पापा से बात कर लेना बस। इतना कहकर वो तेज़ी से माँ बाबूजी के कमरे की ओर बढ़ गई। साधना कमरे में दाखिल हुई। उसकी नज़रें चारों ओर घूमी। उसने एक गहरी सांस ली और बाकी के 2 बैग उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी उसकी नज़र उस छोटे से बैग पर पड़ी जिसमें माँ बाबूजी अपनी पेंशन के पैसे रखते थे। वो ठिठकी, 2 दिन पहले ही तो उनकी पेंशन आई थी, पैसे तो इसमें पड़े होंगे। उसने मन ही मन सोचा। और अभी सिया रो रही थी कोचिंग की फ़ीस के लिए, ले लूँ क्या? मन में विचार कौंधा। वहाँ अमर के घर में माँ बाबूजी को पैसों की क्या ज़रूरत पड़ेगी? उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। माथा पसीने से तर था। हे भगवान, माफ़ कर देना, मुझे मालूम है यह पाप है, लेकिन आप तो सब जानते हो, बच्चों की पढ़ाई का सवाल है। उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन उसने बैग की जिप खोली। तभी बैग से कुछ फिसला और ज़मीन पर गिर पड़ा। सविता देवी की डायरी थी। वह अपने आप बीच में से खुल गई और एक पन्ना साधना की आंखों के सामने था। उसकी नज़र उस पर ठहर गई। उस पन्ने पर लिखा था, मेरे जीवन के वो मुश्किल पल। पढ़ते ही साधना के चेहरे पर सवाल तैरने लगे। यह क्या है? वो बुदबुदाई। उसने डायरी को उठाया, पलटा, देखा। लिखावट माजी की ही थी, पर यह डायरी तो उसने कभी देखी ही नहीं थी। उनकी असली डायरी तो भूरे रंग की थी, वही जिसे वह अक्सर सिरहाने रखती थी, जिसमें वह कभी भजन लिखा करती थी तो कभी जो जी में आए वो। तो यह दूसरी है? यह तो मैंने कभी देखी ही नहीं। साधना का मन डायरी को बंद करने को कह रहा था। किसी की निजी बातें पढ़नी तो नहीं चाहिए, उसने सोचा, लेकिन उसकी आंखें उन शब्दों पर अटक गई। मन उलझन और जिज्ञासा के बीच झूल रहा था। माजी के जीवन में ऐसे कौन से अनुभव है जिनका जिक्र इसमें किया गया है? उसने सोचा। उसका गला सूखने लगा था। कमरे में सन्नाटा था। सिर्फ आंगन से सिया और देव की धीमी धीमी बातें सुनाई दे रही थी। उसने धीरे से पन्ना पलटा और जैसे ही उसकी नज़र अगले शब्दों पर पड़ी, उसका दिल धक से रह गया। तारीख थी
2 साल पहले की। आज हमें अपने छोटे बेटे अमर के घर आए 1 हफ्ता हो चला है। शुरू शुरू में सब कितना सुंदर था। अनीता ने हमारा पूरा ख्याल रखा। हमारी सेहत के हिसाब से सब कुछ वही बनवाती। अमर भी बच्चों को लेकर रोज कमरे में आता, हंसता बतियाता, हमारी पसंद नापसंद के बारे में अनीता को बताता। नौकर राजू को सख्त हिदायत थी कि माँ बाबूजी की हर ज़रूरत पूरी हो। राजू इतना फुर्तीला था, हम कुछ कहते और वह दौड़कर काम कर देता। टेलीविज़न पर मेरी कथा या प्रवचन का समय होता तो फट से चला देता। इतना अच्छा लगता था वहाँ, एक सुकून सा उतर आया था दिल में। लेकिन यह सब बस 1 हफ्ते तक ही रहा। अब सब बदल गया। अमर का आना पहले कम हुआ, फिर बंद हो गया। बुलाते तो खींचकर जवाब देता, कुछ ज़रूरी काम है माँ, कुछ कहना हो तो अनीता को बता दो। लेकिन अनीता भी अब हमसे सरोकार नहीं रखती थी। 3 वक्त का खाना हमारे पास पहुंच जाता। कभी वह खुद लाती तो कभी राजू के हाथ भिजवाती। लेकिन उसकी आंखों में अब वह गर्मजोशी गायब थी जो पहले थी। हमें जो कमरा दिया गया था वह मेहमानों वाला था, घर से थोड़ा कटा हुआ। हाँ, हम अनचाहे मेहमान ही बन गए थे वहाँ। अब हम किसी ज़रूरत के लिए आवाज़ लगाते तो राजू भी सुनकर अनसुना कर देता। उसका भी क्या कसूर, वो तो देख रहा था। जब मालिक मालकिन ही माँ बाप की फिक्र नहीं करते, उल्टे उनकी आवाज़ सुनकर भी चिढ़ते हैं, तो उसे क्या ज़रूरत थी हमारा ख्याल रखने की। पढ़ते पढ़ते साधना का मन अपराध बोध हो उठा। वो आगे पढ़ने लगी। तभी बाहर से आवाज़ आई, साधना, माँ बाबूजी की दवा का समय हो गया है, पानी लाना तो। जी अभी लाई, साधना ने जवाब दिया और दौड़कर पानी ले आई। जब साधना पानी लेकर उनके पास गई तो उसने ध्यान से अपने सास ससुर की ओर देखा। दोनों के चेहरों की झुर्रियाँ आज कुछ ज़्यादा ही गहरा गई थी। उनके भावहीन चेहरों के भीतर छुपे भाव शायद वह आज पढ़ पा रही थी। फिर विक्रम ने कहा, साधना, सब सामान ले आई ना तुम? तो साधना बोली, नहीं, वो बस 1-2 बैग पड़े हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। कहकर वह वापस अंदर आई। लेकिन डायरी में आगे क्या लिखा है जानने की जिज्ञासा ने उसे फिर से डायरी उठाने पर मजबूर कर दिया। आगे लिखा था, यूं तो बहू मुझे रसोई में जाने नहीं देती थी, लेकिन पानी मांगने पर भी कोई पानी देने नहीं आता था तो मैं ही रसोई में जाकर पानी ले आती थी। फलों और मिठाइयों से फ्रिज भरा पड़ा था, लेकिन मजाल है कि बहू हम तक कुछ पहुंचने दे। यहाँ तक कि नौकर भी छुप छुपा कर खा जाता था, लेकिन हमें तरसा कर रखा जाता था। हाँ, शाम को नौकर आकर दूध का ग्लास जरूर देकर जाता था, लेकिन उस दूध में भी आधे से ज़्यादा पानी मिला होता था। देखकर ही दूध पीने की इच्छा खत्म हो जाती। एक मेरी बहू साधना, जो सौंफ इलायची डालकर इतना स्वादिष्ट दूध लेकर आती थी हमारे लिए, और कहाँ ये पतला पानी जैसा दूध। भूख ना भी होती तो साधना बहू जबरदस्ती रोटी देकर जाती। खाना खाएंगे तभी तो दवा खा पाएंगे। उसकी प्यार भरी बातें सुनकर ही भूख लगने लगती थी। खाना खाने के बाद फल काट कर देना कभी भूली थी क्या वो? और यहाँ फ्रिज में पड़े भले ही सड़ जाए, बाहर का नौकर खा जाए, लेकिन मजाल है घर बैठे सास ससुर के मुंह लगने दे। छोटी बहू, एक दिन दवाइयाँ खत्म हो गई थी। मैंने अनीता को कई बार आवाज़ दी, मेरी दवा मंगवा दो, लेकिन वो नहीं आई। आखिरकार मैंने पोते को बुलाया। बेटा, मम्मी घर पर नहीं है क्या? मैंने पूछा। मासूम बच्चे ने जो जवाब दिया मेरे दिल में खंजर की तरह उतर गया। दादी, मम्मी कहती है कि आप और दादू सारा दिन उनका सिर खपा देते हो। वो अभी अपने कमरे में हैं, लेकिन कह रही है कि आपकी बातें सुन सुनकर थक गई है। मासूमियत से उसने सब बता दिया। फिर बोला, आप क्यों इतना तंग करते हो मेरे मम्मी पापा को? सुनकर जैसे मेरा कलेजा कई टुकड़ों में बंट गया। हैरान रह गए हम दोनों और फटी आंखों से एक दूसरे को देखते ही रह गए। उस छोटे से बच्चे को भी इतना कुछ सिखा दिया उन लोगों ने। पोता तो अपनी बात कहकर निकल गया। इधर विक्रम के पिताजी मुझसे बोले,
वो तो बच्चा है सविता, अपनी माँ से जो सीखेगा तोती की तरह बोल देगा। और वैसे भी हमारा अपना बेटा ही जब हमारी सेवा को बोझ समझे, हमसे पीछा छुड़ाने का सोचे, हमसे दूर भागे, तो फिर उसकी पत्नी को क्या परवाह होगी हमारी। अब मैंने भी मन ही मन ठान लिया कि अब और नहीं। विक्रम का फ़ोन अक्सर आता रहता था हालचाल पूछने के लिए, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं बताया था कि हम यहाँ कितनी परेशानी में हैं। मन नहीं चाहता था कि उसे परेशान करें, पर अब मेरा सब्र टूट चुका था। मैंने सोच लिया, अगली बार विक्रम का फ़ोन आएगा तो मैं उससे कहूँगी कि हमें यहाँ से ले जाए। लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल हो गया। सुबह सुबह अनीता खुद हमारे कमरे में आई। उसके हाथ में दूध का गिलास था। लीजिए बाबूजी, उसने कहा, दूध पी लीजिए। मैंने गिलास की ओर देखा और मेरी आंखें हैरानी से फैल गई। दूध पर मलाई थी, गाढ़ा, साफ, बिना पानी मिला हुआ। इतने दिन बाद ऐसा दूध देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अनीता गिलास रखकर चली गई। मैं और विक्रम के बाबूजी चुप थे। तभी बाहर पोतों की आवाज़ आई। वह दोनों खेल रहे थे। खेलते खेलते बड़े ने छोटे से कहा, अरे, आज मम्मी ने राजू काका को खूब डांटा। क्यों डांटा? छोटे ने हैरानी से पूछा। अरे, वो रसोई का दरवाज़ा खुला छोड़ गए थे, बिल्ली अंदर घुस आई थी। सच्ची? छोटे ने आंखें फैलाकर कहा। हाँ, बड़ा हंसते हुए बोला। अच्छा हुआ, वरना हमें वो दूध पीना पड़ता। बिल्ली ने तो सारा दूध झूठा कर दिया। अरे, फिर तो मज़ा आ गया। छोटा चहक उठा। दोनों एक दूसरे को ताली मारने लगे और उनकी हंसी कमरे तक गूंज रही थी। मुझे समझते देर ना लगी कि आज यह मेहरबानी क्यों। वो दूध जो बिल्ली ने झूठा कर दिया था, वह हमें परोसा गया था। मेरे मन में घृणा और दुख का तूफान उठा। यह इज्जत थी हमारी कि हमें जानवरों का झूठा दूध दे दिया जाए। उसी समय मैंने अनीता को आवाज़ दी। विक्रम के बाबूजी मुझे मना कर रहे थे। सविता, रहने दे, बस 2-4 दिन की बात है। विक्रम का फ़ोन आएगा और हम यहाँ से चले जाएंगे। क्या ज़रूरत है अब कुछ कहने की? लेकिन मेरे लिए यह बर्दाश्त के हद से बाहर था। मेरा मन चीख रहा था। यह सिर्फ दूध की बात नहीं थी, यह उस तिरस्कार की बात थी जो हम हर पल झेल रहे थे। मैंने फिर से आवाज़ दी, अनीता, अनीता बहू। वह अपने कमरे में जाकर बैठी ही थी कि मेरी आवाज़ सुनकर वो तमतमाती हुई बाहर निकली। क्या है? उसकी आवाज़ में खीज थी, जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। क्यों सारा दिन मेरे नाम की माला जपते रहते हैं आप? आपको कोई काम नहीं है, लेकिन मुझे तो है। मैं हैरान थी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। उसका लहजा मेरे दिल को और चुभ गया, लेकिन मैंने गुस्से को पी लिया। सीधे सीधे कोई इल्ज़ाम लगाने की बजाय मैंने शांति से कहा, बेटी, आज हमारा दूध पीने का मन नहीं है। यह दूध का गिलास तुम बच्चों को दे दो। मेरी बात सुनकर अनीता का चेहरा एक पल को सख्त हो गया। शायद उसे अंदाज़ा था कि मुझे कुछ पता चल गया है, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। अनीता गुस्से से बोली, नहीं, बच्चे नहीं पिएंगे यह दूध। अभी उनका दूध पीने का टाइम नहीं हुआ। मैंने उसकी आंखों में देखा। उसका गुस्सा मुझे और भड़का रहा था। अरे, तो क्या हुआ, बढ़ता शरीर है, दूध तो फ़ायदा ही देगा। और फिर मैंने बाहर खेल रहे पोतों को आवाज़ दी, अरे बेटा, इधर आओ। दोनों बच्चे दौड़ते हुए कमरे में आए। उनकी आंखें उत्साह से चमक रही थी। मैंने बड़े पोते की ओर गिलास बढ़ाया। यह लो बेटा, दूध पी लो। तुम्हारी दादी का आज पीने का मन नहीं है। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अनीता ने अंगारे जैसी आंखों से मेरी ओर देखा। मैंने कहा था ना, बच्चे नहीं पिएंगे। वो उसकी आवाज़ में अब खींच के साथ साथ एक अजीब सा डर था। मैंने उसकी आंखों में झांका और धीरे से कहा, क्यों? क्योंकि यह बिल्ली का झूठा दूध है, इसलिए ना? अनीता सकपका गई। उसके चेहरे से जैसे रंग उड़ गया। नहीं तो, उसने हकलाते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखें उसके झूठ को बयां कर रही थी।
तो फिर पीने दो बच्चों को यह दूध। मैंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। मेरी बात सुनकर अनीता का चेहरा लाल हो गया। वो एकदम से मेरी ओर बढ़ी और पूरी ताकत के साथ मेरे हाथ से गिलास छीन लिया। अगले ही पल उसने गिलास जमीन पर दे मारा। कमरे में दूध बिखर गया और कांच के टुकड़े फर्श पर फैल गए। बच्चे डर के मारे पीछे हट गए। लेकिन अनीता यहीं नहीं रुकी। उसने मुझे जो खरी खोटी सुनाई वो मेरे दिल को चीर गई। आपको शर्म नहीं आती? सारा दिन बस यही ड्रामे करती रहती हैं। हमें चैन से जीने नहीं देती। मेरे घर में मुझ पर ही रौब जमाती हैं। मेरा अपमान करती हैं। अब देखो मैं क्या करती हूँ। मैं स्तब्ध थी। उसका हर शब्द मेरे मन को छलनी कर रहा था। वो पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकल गई। उसका चेहरा आग की लपटों की तरह धधक रहा था। बच्चे अब भी वहीं चुपचाप खड़े थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अचानक उठे तूफान की आहट से वह डरे हुए थे। विक्रम के बाबूजी अपनी भीगी आंखें छुपा रहे थे। कमरे में जाकर अनीता ने शायद अमर को फ़ोन कर दिया। कुछ ही देर में वो घर पहुंच गया। उसकी भारी आवाज़ गलियारे में गूंजी। क्या हो गया अब? हम दोनों कमरे में चुप बैठे थे। अमर अपने कमरे में गया और काफ़ी देर तक अनीता और वह बात करते रहे। उसकी आवाज़ें दीवारों से टकराकर मध्यम गूंज बन रही थी। मैं कुछ सुन नहीं पाई, लेकिन मेरा मन जानता था कि अनीता अपनी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही होगी। फिर भी मुझे यकीन था कि जब मैं अमर को सच बताऊंगी तो वह हमें ही सही ठहराएगा। आखिर हम उसके माँ बाप हैं। हमारा इतना तिरस्कार वो कैसे बर्दाश्त करेगा? कुछ देर बाद अमर दरवाज़ा खटखटाए बिना भीतर चला आया। पीछे पीछे अनीता भी थी, चेहरे पर वैसी ही रूखी नाराज़गी लिए। मैंने देखा और कहा, बेटा तुझे पता है आज अनीता ने हमारे साथ क्या किया? वो दूध। लेकिन मेरी बात अभी पूरी नहीं हो पाई थी। अमर बीच में ही आग की तरह फट पड़ा। सब पता है मुझे। उसने क्या कहा, क्या किया, और आप क्या करती रहती हैं सारा दिन? थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए माँ। आस पड़ोस में हमारी इज्जत है। लोग क्या कहेंगे जब आपको चीखते चिल्लाते सुनेंगे? यह झगड़ा सुन लेंगे तो हमारी रेपुटेशन का क्या होगा? उसने जो कहा वो शब्द नहीं थे, छुरियाँ थी। उसके शब्द मेरे कानों में गूंजे और फिर जैसे सब कुछ ठहर गया। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। यह वही बेटा था जिसके लिए मैंने रात रात जाकर दुआएं मांगी थी, जिसकी उच्च शिक्षा के लिए हमने अपनी ज़मीन तक बेच दी थी, अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी थी, केवल इसलिए कि वह सेटल हो जाए। लेकिन उसने। मैं दुआ कर रही थी कि किसी तरह ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। जब अपनी ही औलाद अपनी ना रही तो और किसी को कैसे दोष दे सकती थी? मुझे याद नहीं उसने क्या क्या कहा, क्या क्या सुनाया। उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रही, लेकिन शब्द धुंधले हो गए। मेरी सांसें उखड़ने लगी और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जाने कब तक मैं बूत बनी बैठी रही। जब होश संभाला तो विक्रम के बाबूजी मुझे सहारा दे रहे थे। उनकी आंखें नम थी, लेकिन वह चुप थे। शायद वह भी मेरी तरह टूट चुके थे। अगली सुबह सब कुछ पहले जैसा शांत था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई तूफान आकर गुजरा हो। विक्रम के बाबूजी ने अमर को आवाज़ दी और कहा, बेटा हमें वापस वहीं छोड़ दो, विक्रम के पास, हमारे अपने घर। हमारा मन वहीं लगता है। अमर ने एक हल्का सा ठीक है कहा, जैसे किसी जिम्मेदारी से छुटकारा मिला हो। पीछे से अनीता भी सुन रही थी। उसके चेहरे पर राहत छा गई, जैसे किसी भारी बोझ से मुक्ति मिल गई हो। वह पहली और आखिरी बार था जब हम उस घर में गए थे, और सच कहूँ उसके बाद कभी इच्छा नहीं हुई वहाँ वापस जाने की। और दुआ है भगवान भी दोबारा वहाँ जाने की नौबत ना लाए। विक्रम और साधना को हमने इस बारे में कुछ नहीं बताया। अगर उन्हें पता चलता कि उनके छोटे भाई ने हमारे साथ क्या किया तो उन्हें कितना दुख होता। हमने अपने दुख को मन में दफन कर लिया। मैंने सोचा अगर दुख हल्का करना है तो डायरी ही सही। यह पन्ने मेरा दर्द सुन लेते हैं
और कभी जवाब में कुछ नहीं कहते। साधना की उंगलियां कांप रही थी। डायरी का वह पन्ना जो अब तक उसने पढ़ा था पूरी तरह भीग चुका था उसके आंसुओं से। स्याही कुछ जगहों पर फैली हुई थी। उसने गहरी सांस ली और अगले पन्ने पलटने लगी। 3 दिन पहले की तारीख थी। आज मैंने अपनी बहू साधना के मुंह से कुछ ऐसा सुना जिसे सुनकर मेरी आत्मा तक कांप गई। वो हमें यहाँ से भेजने की बात कर रही थी। मैं जानती हूँ यह उसका गुस्सा नहीं था, यह उसकी मजबूरी थी जो शब्दों की शक्ल लेकर बाहर निकल आई। लेकिन उस एक पल ने मुझे भीतर से तोड़ दिया। आज विक्रम ने भी बातों में कह दिया, माँ अब आप लोग अमर के पास चले जाइए। और मैं समझ गई कि फैसला हो चुका है। मैं नहीं जानती कि हम वहाँ अनीता और अमर की बेरुखी को, अनीता की तीखी बातों को और उस उपेक्षा को कैसे सहन करेंगे। लेकिन जो भगवान को मंजूर, विक्रम और साधना की भी अपनी मजबूरियां हैं। मेरा विक्रम कितना प्यारा बच्चा है। अपनी हर परेशानी को वह खुद अपने कंधों पर ले लेता है, लेकिन किसी और को तकलीफ नहीं होने देता। और मेरी साधना ऐसी बहू तो नसीब वालों को मिलती है। ना जाने कौन से पुण्य किए थे पिछले जन्म में जो साधना हमारी बहू बनकर आई। जानती हूँ उसकी ज़िंदगी आसान नहीं है। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा, हमारी दवाइयाँ, डॉक्टर की फीस का खर्च और पूरा घर वह सब अकेले संभालती है। कभी कभी सारी परेशानियों से उसका मन भारी हो जाता है, लेकिन वह फिर भी हमें प्यार देती है। मैं बस दुआ करती हूँ कि मेरे विक्रम और साधना, मेरी सिया, मेरा देव सब हंसते रहे हमेशा के लिए। अगर हमारे जाने से उनका बोझ हल्का होगा तो हम चले जाएंगे। बस इतना चाहती हूँ कि भगवान मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखे, उन्हें सारी परेशानियों से उबार दे। एक माँ का आशीर्वाद है। साधना की सांसें जैसे रुक गई थी। उसका गला भरा हुआ था। वह कुर्सी पर बैठ गई, आंखों से चेहरा ढक लिया। उसके भीतर सवाल गूंजने लगे। क्या अपने सुख के लिए माँ बाप का त्याग वाजिब है? क्या वह सच में बोझ बन गए हैं या हम ही संवेदनहीन हो गए हैं? हाँ, उनके इलाज का खर्चा भारी था। हाँ, कभी कभी बच्चों के लिए बहुत कुछ चाहकर भी नहीं कर पाती थी, लेकिन उनकी सेवा करके जो आशीर्वाद मिलता था, उस आशीर्वाद से जो सुकून मेरे दिल को मिलता था, क्या उस सुकून का कोई मूल्य हो सकता है? इधर बाहर आंगन में खड़े देव और सिया चुप थे। ना मुस्कान थी, ना शरारत, सिर्फ एक गहरी निगाह थी जो दादा दादी के उस चेहरे को पढ़ रही थी जिसमें लाचारी, थकान और मौन की तकलीफ उतर आई थी। टैक्सी बाहर खड़ी थी। सामान रखा जा चुका था। विक्रम बाहर निकलकर आया था। साधना को आवाज़ दी, साधना आ जाओ, टैक्सी आ गई है। सविता जी और गणेश लाल जी ने खड़े होकर बेचैन नज़र से अपने घर की ओर निहारा जहां उन्होंने पूरी जिंदगी बिताई थी। तभी कमरे से बाहर आई साधना भीगे चेहरे के साथ कुछ पल दरवाजे पर ही खड़ी रही, फिर आवाज़ दी, माँ। तो सविता देवी रुआंसी आवाज़ में बोली, आजा बेटी, तेरा इंतज़ार कर रही थी। कहते हुए उन्होंने अपना हाथ आशीर्वाद के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन साधना दौड़ी दौड़ी आई और भरी आंखें लिए अपनी सासू माँ को अपनी बाहों में भर लिया। फूट फूट कर रो पड़ी वो। मन के भीतर की गांठ खुल चुकी थी। जो कुछ महीनों से दिल में गुस्से और बोझ के नाम पर जमा हो रहा था, वो अब आंसुओं के साथ बह रहा था। आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे हमारे पास। यह सुनकर सब लोग हक्के बक्के रह गए। वे साधना को जारो जार रोते हुए देख हैरान थे। विक्रम ने चौंक कर पूछा, साधना तुम रो क्यों रही हो? आखिर क्या हो गया है? और अब टैक्सी भी आ गई है। तो साधना अपने सास ससुर का हाथ थामते हुए हिचकियाँ लेते हुए बोली, मैंने कहा ना, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। पैसों की तंगी है तो मैं घर पर सिलाई का काम शुरू कर दूंगी, लेकिन इनका साथ नहीं छोड़ूंगी। आप लोग अंदर चलिए। देव, सिया, सारा सामान वापस लेकर अंदर आओ। यह बातें सुनकर जहाँ विक्रम का मन प्रसन्न हो गया, तो दोनों बच्चे भी खुशी से चहक उठे।
फिर दादा दादी की ओर दौड़े और लिपट गए। इधर सविता देवी और गणेश लाल जी की आंखों से भी सावन के बादल बरस रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि साधना के हृदय परिवर्तन का कारण क्या था, लेकिन इतना ज़रूर समझ पा रहे थे कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है। विक्रम कुछ कहने ही वाला था कि उसका फ़ोन बजा। वो चुपचाप उठा। फ़ोन सुनते ही उसकी सांसें अटक गई। साधना और बाकी सब उसकी ओर देखने लगे। क्या हुआ पापा, आप ठीक तो हैं ना? विक्रम कुछ पल चुप रहा, फिर बैठ गया। मेरा मेरा प्रमोशन हो गया है। उसने फटी फटी आंखों से साधना की ओर देखा। अगले महीने से मेरी सैलरी डबल हो जाएगी। सिया चिल्लाई। सच पापा, आपका प्रमोशन? देव कूद पड़ा। अब दादू का ऑपरेशन भी हो जाएगा, दादी की दवा भी और हमारी कोचिंग क्लास की फीस भी। दोनों बच्चे खुशी से नाचने लगे। कांपते हाथों से साधना ने सास ससुर के पांव छुए। माँ बाबूजी, यह सब आपके आशीर्वाद का ही तो फल है। आप ही तो हमारी ताकत हैं। आपके बिना यह घर घर कहाँ रह जाता। गणेश लाल जी ने कांपती हथेलियों से बहू का सिर सहलाया और सविता देवी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। साधना, विक्रम और बच्चे सब एक साथ लिपट गए। सारी शिकायतें, सारे दुख, सारे बोझ उस एक आलिंगन में कहीं पीछे छूट गए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, साधना ने अंत में जो किया, क्या वह सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस कहानी को शेयर ज़रूर करें। आपके एक शेयर से किसी और की सोच भी बदल सकती है। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।